Assalamu alaikum. Hi viewers, I'm Rizwan Chaudhary. Today topic of discussion is antihypertensive drugs. So before discussing antihypertensive drug, we will discuss about blood pressure, mechanism of blood pressure, what are the preventive measures, how to control blood pressure. So before watching my video, please like and subscribe my channel. So let's start. What is blood pressure? ब्लड प्रेशर है क्या हमारे पास? अब ब्लड प्रेशर क्या होता है कि एक फोर्स होती है जो आर्टरीज होती हैं हमारे पास। ये सपोज ये आर्टरीज है, सही है। अब इनकी जो आर्टरीज की ये वॉल है, यहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा होता है। वो फोर्स जो क्या करेगी, ब्लड को क्या करेगी, फोर्स करेगी, सही है, कि वो क्या करें, पुश करें। द फोर्स विच पुश ब्लड को पुश करें, जो आर्टरीज की वॉल के अगेंस्ट है, उसके अगेंस्ट क्या करें, ब्लड को पुश करें। उसको हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब इसमें यह है कि हाइपरटेंशन क्या है। तो हाइपरटेंशन ये है कि हमारे पास जो परसिस्टेंट इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, कि ब्लड प्रेशर में जो परसिस्टेंट चेंजिंग आ रही होती है, वो परसिस्टेंट इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है, 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ये नॉर्मल वैल्यू। जब यहाँ से डेविएट करता है ब्लड प्रेशर, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है और परसिस्टेंट इंक्रीज होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड हाइपरटेंशन कहते हैं। अब इसमें दो चीजें होती है, एक तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, एक डायस्टोलिक। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में क्या होता है, हमारे पास जो हार्ट होता है उसकी कंट्रैक्शन होती है, ठीक है, कि जो वेंट्रिकल्स होती हैं वो क्या करती हैं, ब्लड को पुश आउट करती हैं, पंप करती हैं, सही है। तो जो डायस्टोलिक में क्या होगा, हार्ट कंट्रैक्ट होगा, उसकी रिलैक्सेशन होगी, ठीक है। सिस्टोलिक में क्या होगा, वो उसकी कंट्रैक्शन होगी, और डायस्टोलिक में क्या होगा कि रिलैक्सेशन होगी, ठीक है, हार्ट की। यहाँ पे क्या होगा कि वेंट्रिकल्स में ड्रग की फीलिंग होगी, सही है। सिस्टोलिक में क्या थी कि कंट्रैक्शन हो रही थी, वो वेंट्रिकल से ब्लड पुश आउट हो रहा था। यहाँ पे क्या है कि हार्ट रिलैक्स है, तो मीन्स उसकी फीलिंग होगी, इसको हम कहते हैं डायस्टोलिक। फिर आती है हमारे पास इसकी, अगर हम टाइप्स की बात करें तो प्राइमरी हाइपरटेंशन आता है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है हमारे पास, उसकी रीजन जो होती है हमारे पास, वो क्या होती है, अननाउन होती है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो होती है, उसकी फिर कुछ नाउन रीजंस होती हैं। उस बेस पे हम क्या कहते हैं कि दिस आर कौन सी बेसिस पे हमारे जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, कौन से साइंस और सिम्टम्स हैं, तो वो हम इसको सीक्वेंस में 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहले स्टेजेस की हम बात करें। एक तो हमने टाइप कहा ना, प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी। प्राइमरी जो होती है उसकी काज अननोन होती है, और सेकेंडरी जो होती है उसकी काज नोन होती है। अब इसकी स्टेजेस की बात करते हैं कि हम कितनी स्टेजेस होती हैं इसकी हाइपरटेंशन की। स्टेजेस की हम बात कर रहे थे कि है, हमने कहा कि इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। तो पहला तो ये है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, हेल्थी पर्सन जो है उसका। तो इसका ब्लड प्रेशर जो होता है हमारे पास 120/80 मिलीमीटर जो मीटर ऑफ मर्करी होगा उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल। सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक कितना, 80। अब जो पहले, फिर आता है हमारे पास प्री हाइपरटेंशन। अब प्री हाइपरटेंशन में क्या होता है कि 120 से इसकी रेंज होती है सिस्टोलिक की 139 तक, और डायस्टोलिक 80 से 89 तक क्या होगी इसकी रेंज होगी। इसको हम प्री हाइपरटेंशन कहते हैं। ये इसकी काज कोई हमारे पास आइडेंटिफाइड नहीं होती, नाउन नहीं होती, अननाउन काज होगी। फिर आता है स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 में ब्लड प्रेशर जो होगा सिस्टोलिक 1, वो 140 से 159 तक उसकी रेंज होगी, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा वो 90 से 99 तक इसकी रेंज होगी। इसको हम कहेंगे स्टेज 1। स्टेज 2 में हमारे पास होगा कि ग्रेटर देन 160। जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा वो 160 से ग्रेटर होगा, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा उसकी वैल्यू जो होगी हमारे पास 100 से वो ग्रेटर होगी डायस्टोलिक की। तो ये थी हमारे पास स्टेजेस। अब नेक्स्ट हम इसकी डिस्कस करते हैं एटियोलॉजी, और देन इसके सिम्टम्स को डिस्कस करते हैं कि कौन सी इसकी काजेज है, किस वजह से ये हमारे पास जो ब्लड प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो सकता है। तो ये था इसकी स्टेजेस की, मैंने डिस्कस कर लिया कि नॉर्मल कितना होगा ब्लड प्रेशर, प्री हाइपरटेंशन, उसके अलावा स्टेज 1, स्टेज 2। उसके अलावा आता है कि एक एज फैक्टर भी होता है हमारे पास।
अब जो नॉर्मल इंडिविजुअल होता है उसका ब्लड प्रेशर होता है इतना, ठीक है, नॉर्मली 120 से 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। लेकिन अगर हम बात करें एज फैक्टर की, तो एज फैक्टर में क्या होता है कि जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है तो ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, थोड़ी कंस्ट्रिक्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं, सही है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है उसका फ्लो ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर इंक्रीज। तो उसमें नॉर्मल वैल्यूज जो होती है कि अगर 35 ईयर या 40 ईयर, 35 से अबव या 40 से अबव एक पर्सन है, वो उनकी अगर हम ब्लड प्रेशर देखते हैं कि नॉर्मल इनका ब्लड प्रेशर कितना है, तो उसकी रेंज फिर होगी हमारे पास 140/90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ये इसकी क्या होगी हमारे पास नॉर्मल उसकी रेंज होगी कि इतना अगर 140 से 90 तक हो तो वो इसकी जो लिमिट है वो हमारे पास ठीक है इतना होना चाहिए। तो वो उसका जो ब्लड प्रेशर होगा वो उसको हम क्या कहेंगे कि कंसिडर करेंगे ये नॉर्मल है, ना कि हम कहेंगे कि ये बंदा जो है हाइपरटेंशन का पेशेंट है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके सिम्टम या काजेज क्या हो सकते हैं, किस वजह से हमारे पास ब्लड प्रेशर हो सकता है इंक्रीज हो सकता है, तो वो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। काजेज के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि ब्लड प्रेशर किस वजह से इंक्रीज हो सकता है, कौन से ऐसे रीजंस हैं, कौन सी काजेज हैं, कौन सी ऐसी वजूहात जिस बेस पे ब्लड प्रेशर क्या होता है इंक्रीज होता है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास किडनी प्रॉब्लम्स। तो किडनी प्रॉब्लम में क्या होता है कि एक हेल्थी इंडिविजुअल जो होता है उसका किडनी फंक्शन क्या होता है हमारे पास कि वो क्या करता है, ब्लड फिल्ट्रेशन करता है, डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें, और यूरिन की फॉर्मेशन करता है। अब ब्लड फिल्ट्रेशन किसके थ्रू के, इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन करेगा, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करेगा और ट्यूबुलर सिक्रीशन करता है। मीन्स के जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं उसको रीअब्जॉर्ब करवा के बाकी जो वेस्ट चीज़ें होती हैं, ठीक है, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट करता है। तो ये इस तरह इस क्या कर रहा होता है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहा होता है कि जो वेस्ट चीज़ें हो रही हैं उसको एक्सक्रीट कर रहा है, और बाकी जो सब्सटेंसेस होते हैं यूजफुल उसको क्या कर रहा होता है, रीअब्जॉर्ब करवा रहा होता है। तो इस तरह इस वे से ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो अगर हमारे पास किडनी प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है, फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं होगी, यूरिन फार्मेशन नहीं होगी, जब यूरिन फार्मेशन नहीं होगी तो हमारे पास क्या होगा कि उसका जो ब्लड प्रेशर है उसका जो मैकेनिज्म है, ठीक है, नॉर्मलाइज ब्लड प्रेशर था वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वो इलेक्ट्रोलाइट जो होंगे वो उसकी एक्सक्रीशन हो रही थी हमारे, तो वो एक्सक्रीशन नहीं होगी, वो रिटेन ही रह जाएंगे उस बॉडी के अंदर, दोबारा रीअब्जॉर्ब होते रहेंगे, तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सेकंड है एड्रिनल ग्लैंड प्रॉब्लम्स। तो एड्रिनल ग्लैंड चूंकि हमारे पास प्रेजेंट होते हैं किडनी के ऊपर, अब किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं तो ये हार्मोन जो होता है एड्रिनालिन वो सक्रीट करते हैं। तो ये जो एपिनेफ्रिन और एड्रिनालिन्स होते हैं, सही है, ये इमरजेंसी में क्या होते हैं, या आप इसको कहते हैं फियर या फाइट फ्लाइट कंडीशन में क्या होते हैं, रिलीज होते हैं जब आप स्ट्रेस में होते हैं। तो इनकी वजह से सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो जो सिस्टम एक्टिवेट होगा तो हमारे पास क्या होगा कि वेसल्स जो होती हैं, ब्लड प्रेशर जो वेसल्स होती हैं कंस्ट्रिक्ट करती हैं, उसके बाद फिर क्या होता है, बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं, इंक्रीज होगा, देन फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है डोमिनेट होता है और बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होगा, इस तरह ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। अगर इसमें फॉल्ट आ जाएगा तो आगे जो प्रोसेसिंग हो रही है वो नहीं होगी, तो ब्लड प्रेशर देन क्या होगा, वो कंट्रोल नहीं होगा, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर। थायराइड प्रॉब्लम, अब थायराइड प्रॉब्लम में भी हमारे पास ये भी इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है, थायराइड ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करते हैं थायरॉक्सिन। अब या तो ये होगा कि प्रॉपर अगर उसकी हमारे पास हार्मोन की सिक्रीशन नहीं होगी या लेवल उसका कम हो जाएगा, हाइपरथायराइडिज्म के ज़्यादा उसका लेवल हो जाएगा, तो हाइपरथायराइडिज्म होगा। अगर उसका लेवल कम हो गया थायरॉक्सिन तो हाइपोथायराइडिज्म होगा। तो इसमें ये होता है कि जो कैल्सिटोनिन है वो ज़्यादा सिक्रीट होगी तो कैल्शियम ज़्यादा होंगे ब्लड में, कैल्शियम जब ज़्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो इस वे में क्या होता है कि अगर जब इन
इसमें सिस्टम्स में या हार्मोन्स में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तब जो पेशेंट होता है वो क्या होता है, हाइपरटेंशन का उसकी तरफ मूव करता है, तो उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें तो डिफरेंट रिस्क फैक्टर होते हैं। अब जो रिस्क फैक्टर है हमारे पास वो कौन कौन से, तो रिस्क फैक्टर में हमारे पास आते हैं कि किस वजह से, अब एक पर्सन है, ठीक है, वो ओबेसिटी है, उसकी वजह से भी क्या होता है कि ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा। इसके अलावा जो अगर तो उसका इन्वायरमेंटल चेंजिंग है, ठीक है, लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, स्ट्रेस में रहता है हर वक्त, उसकी वजह से भी क्या होगा, उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। तो कौन से रिस्क फैक्टर हैं कि ओबेसिटी की वजह से, ठीक है, इन्वायरमेंटल चेंजिंग की वजह से, उसके अलावा इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से ब्लड प्रेशर उसका इंक्रीज हो सकता है। लाइफस्टाइल चेंज हो उसकी वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से, ठीक है, स्ट्रेस की वजह से। तो ये कुछ पैरामीटर्स थे रिस्क फैक्टर से, जिससे क्या होता है जो ब्लड प्रेशर होता है वो इंक्रीज कर सकता है। अब ये था कि ब्लड प्रेशर के जो नॉर्मल इसकी मतलब इंट्रोडक्शन में चीजें आ रही थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किन मैकेनिज्म की बेस पे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। दो मैकेनिज्म्स आते हैं, एक तो बैरो रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहे होते हैं, दूसरा रेनल एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम है, वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के मैंने कहा दो मैकेनिज्म्स है। पहला तो ये है बैरो रिसेप्टर के थ्रू हम ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। सेकंड मैकेनिज्म है रेनल एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो बैरो रिसेप्टर को हम डिस्कस करते हैं कि जब क्या होगा हमारे पास ब्लड प्रेशर कम होगा, जब ब्लड प्रेशर कम होगा तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा वो एक्टिवेट होगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होगा तो चूंकि ये स्ट्रेस कंडीशन में या फियर फ्लाइट कंडीशन में ये हमारे पास वो एक्टिवेट होता है। तो जब ये एक्टिवेट होगा तो बैरो रिसेप्टर को ये एक्टिवेट कर देगा। अब जब बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे तो हमारे पास क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। क्योंकि जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होगा, एक्टिवेट होता है तो ऑटोमेटिकली ब्लड वेसल्स क्या हो जाती है, कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ तो एट अ सेम टाइम क्या होगा, फिर पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। तो ये जो होता है वो डोमिनेंट होता है, ठीक है। रेस्ट और डाइजेस्ट कंडीशन में क्या होता है, ये रिलीज वो होता है, डोमिनेंट होता है या सक्रीट होते हैं इसके जो हमारे पास हार्मोन्स होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है जब वो एक्टिवेट होगा तो बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे। बैरो रिसेप्टर जब एक्टिवेट नहीं होंगे तो हमारे पास क्या होगी कि वेसल्स वो कंस्ट्रिक्ट नहीं बल्कि डायलेट होंगी, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस मैकेनिज्म के थ्रू बैरो रिसेप्टर्स जो होते हैं जिसमें इन्वॉल्व है, इससे हम क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। कि जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, जब डिक्रीज होगा तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। तो इस मैकेनिज्म के थ्रू हम क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मैकेनिज्म है वो है रेनन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। मैकेनिज्म जो है वो हमारे पास रेनन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को वो कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या होता है कि चूंकि जब ब्लड प्रेशर कम होगा तो ब्लड प्रेशर, मैंने कहा था कि ब्लड प्रेशर जब डिक्रीज होगा तो क्या होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है या डोमिनेट होता है। जब ब्लड प्रेशर हमारे पास डिक्रीज हुआ तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो क्या होगा, एक्टिवेट होगा। जब वो एक्टिवेट हुआ तो उसने क्या की, जो बीटा रिसेप्टर हार्ट में प्रेजेंट थे उसकी एक्टिवेशन को इंक्रीज कर दिया। उसकी जब एक्टिवेशन इंक्रीज हुई तो हमारे पास कार्डियक आउटपुट, पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी। साथ में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने क्या किया, अल्फा रिसेप्टर की एक्टिवेशन इंक्रीज कर दी स्मूथ मसल्स में, और बीटा रिसेप्टर की एक्टिवेशन जो किडनी में प्रेजेंट थे उसको भी एक्टिवेट कर दिया, उसकी एक्टिवेशन इंक्रीज कर दी। अब वही अल्फा रिसेप्टर जब एक्टिवेट होंगे तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। जब
बीटा रिसेप्टर की एक्टिवेशन किडनी में इंक्रीज होगी, तो वहां से रेनिन की क्या होगी, रिलीज होगी। रेनिन से आगे हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 की फॉर्मेशन होगी, इंक्रीज हो जाएगी। एंजियोटेंसिन 2 से फिर हमारे पास एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन ज्यादा होगी, वहां से फिर रिटेंशन ज्यादा हो जाएगी, सोडियम और वाटर की रिटेंशन इंक्रीज होगी। जब रिटेंशन इंक्रीज होगी तो जो ब्लड वॉल्यूम होगा इंक्रीज होगा, ब्लड वॉल्यूम जब इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। इधर ब्लड प्रेशर जब कम होगा तो रेनिन ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा और ग्लूमरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास रेनिन की सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगी। तो रेनिन जब इंक्रीज होगी फिर एंजियोटेंसिन 2 से एल्डोस्टेरोन बनेगा, फिर देन सोडियम इलेक्ट्रोलाइट और वाटर की रिटेंशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब जाहिर बात है जब रिटेंशन ज्यादा हो रही है तो इट मींस क्या हो गया, वो ज्यादा देर रिटेन हो रहे हैं, दोबारा रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड में जा रहे हैं, वहां पे क्या हो रहा है, फिर ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये था कि किस तरह हम, अब ये ब्लड प्रेशर कम था, हमने क्या किया, इंक्रीज कैसे किया, ये इंक्रीज हो गया, फिर हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा और देन इसको फिर नॉर्मलाइज कर दिया। तो ये था हमारे पास रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट हम अगर इसकी बात करें तो वो आती है हमारे पास कि कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं जिसको हम यूज़ करके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, किन केसेस में हम यूज़ कर सकते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट क्या है, एडवर्स इफ़ेक्ट क्या है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास डिफरेंट क्लासेस होती हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की। सबसे पहले मैंने एक फार्मूला बनाया है इसका, AQBCD, AQBCD, ये इसका फार्मूला है कि अगर आपको क्लासिफिकेशन याद नहीं रहती, भूल जाती है, तो क्या करें, आप ये फार्मूला रिमाइंड कर लें, ठीक है, इसको याद कर लें कि AQBCD, सही है, ये 6 क्लासेस हैं, उसको रिप्रेजेंट करें। फर्स्ट, ए फॉर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, इसमें हमारे पास आती है कैप्टोप्रिल है, ठीक है, लिसिनोप्रिल है, इनॉलप्रिल है, ये ड्रग्स आ जाती है। उसके बाद फिर ए तो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग्स, इसमें लोसार्टन, कैंडीसार्टन, एल्बिसार्टन, अवेलसार्टन, ये ड्रग्स आ जाती है, ठीक है, सार्टन होगा। तीसरी आती है फिर ए तो अल्फा ब्लॉकर्स, अल्फा ब्लॉकर्स में आते हैं पैराजीसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, ठीक है, मतलब एंड पे IN नहीं आएगा, सीन आएगा। फिर फोर्थ है तो बीटा ब्लॉकर्स आती हैं, ठीक है, प्रोप्रानोलोल, मेटाप्रोलोल, एटिनालोल है, ठीक है, नेबिलोल है, ये आती है, ठीक है, लोल आएगा इनमें। फिफ्थ वन आती है कैल्शियम तो सी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है, इसमें नेफिडिपिन है, विराप्रमिल है, तो ये इसमें ड्रग्स आती हैं डिफरेंट। अच्छा, लास्ट वाली डी, तो डी में आती है फिर डायरेटिक्स की भी आगे क्लासेस है, फिर इसमें आ जाती है थायजाइड डायरेटिक्स है, लूप डायरेटिक्स है, उसके अलावा आती है पोटाशियम स्पेयरिंग डायरेटिक, तो ये 3 मोस्ट कॉमन होती हैं। बाकी भी आगे कार्बोनिक एसिड एनहाइड्रेज इसमें आती है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो होती हैं वो 3 ही होती हैं, थायजाइड डायरेटिक, ठीक है, लूप्स डायरेटिक और पोटाशियम स्पेयरिंग डायरेटिक, ये थी इसकी क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जो वन बाय वन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर है, उसको हम देख लेते हैं कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। फर्स्ट जो ड्रग हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। तो इसकी अगर हम नॉर्मल फिजियोलॉजी देखें, सबसे पहले है कि फार्माकोलॉजी में जाने से पहले, ड्रग के मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको फिजियोलॉजी, नॉर्मल फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए, देन आप जाके उसको प्रिस्क्राइब करेंगे कि हाँ जी इसकी फिजियोलॉजी में ये मसला है वो, और मैंने ये ड्रग प्रिस्क्राइब करनी है तो इसका थेरेपेटिक इफेक्ट अचीव होगा, और देन वो जो हाइपरटेंशन है या जो भी डिजीज है उसको क्या करेगा, वो रिमूव करेगा, मिनिमाइज करेगा। तो यहाँ पे हमने देखनी है कि किस चीज में फॉल्ट आ रहा है, किस वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, उसको देखना। सबसे पहले हमारे पास लिवर में एंजियोटेंसिनोजिन प्रेजेंट होता है, किडनी में होता है रेनिन, सही है, और लंग्स में प्रेजेंट होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम,
सबसे पहला स्टेप क्या होगा, नॉर्मल फिजियोलॉजी की डिस्कस करो। एंजियोटेंसिनोजिन प्लस रेनिन ये दोनों कंबाइन होंगे, एंजियोटेंसिन 1 बनेगा। अब एंजियोटेंसिन 1 चूंकि इनएक्टिव मेटाबोलाइट है, ठीक है, ये इसका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है, चूंकि इनएक्टिव है तो इसका रिक्वायर्ड इफेक्ट नहीं होगा हमारे पास। ये विद द हेल्प ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम दैट सेक्रीट फ्रॉम द लंग्स, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एंजियोटेंसिन 2 में। अब एंजियोटेंसिन 2 जो है एक स्टेबल मेटाबोलाइट है, एक्टिव मेटाबोलाइट है, ये पोटेंट वेजोकंस्ट्रिक्टर है। क्या करता है, ब्लड वेसल्स को क्या करता है, कंस्ट्रिक्ट करता है, और हमारे पास जो ब्लड प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ये क्या है, इसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी है। अब जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया तो हमने क्या करना है कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर ड्रग्स देनी है ताकि हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 ना बढ़े। अब यहाँ पे तो ये इसका ठीक है, यहाँ पे फिजियोलॉजी चाह रही है, हमने इस स्टेप पे क्या करना है, इसको ब्लॉक करवाना है कि ये वाला स्टेप ना हो, और इसकी वजह से ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा था, क्योंकि एंजियोटेंसिन 1 क्या है कि इनएक्टिव है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जब लंग्स से सिक्रीट होगा तो ये 1 को 2 में कन्वर्ट कर रहा है। तो जब आप ड्रग यूज करेंगे तो यहां से क्या होगा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो होगा ये ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक जब होगा तो लंग से इसकी सिक्रीशन नहीं होगी, एंजियोटेंसिन 1 से 2 नहीं बनेगा, और हमारे पास कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, वेसल्स कंस्ट्रिक्ट नहीं होगी। दैट्स वाई, तो वो क्या होगी, फिर ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इस वे से हम ब्लड प्रेशर को क्या कर सकते हैं, नॉर्मलाइज कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स की, अब ये इसका, ये मैंने मैकेनिज्म, पहली तो मैंने फिजियोलॉजी बताई, उसके बाद मैंने मैकेनिज्म बताया। मैकेनिज्म में क्या है कि यहाँ से ये लंग से एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है वो सिक्रीट होता है और एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट करता है। जब आप एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर यूज करेंगे तो ये इसको ब्लॉक कर देगा, लंग से एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम सिक्रीट नहीं होगा। जब सिक्रीट नहीं होगा तो एंजियोटेंसिन 1 से 2 नहीं बनेगी, जो वेसोकंस्ट्रिक्शन काज कर रही थी, ठीक है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हुई। इस तरह हम क्या कर रहे थे, ब्लड प्रेशर को मिनिमाइज कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था इसका फिजियोलॉजी प्लस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। आप इसकी ड्रग्स देख लेते हैं, प्लस हम देखते हैं इसके फार्माकोकाइनेटिक्स क्या और इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है। इसको हम डिस्कोकाइनेटिक्स की अगर हम बात करें तो ये जो ड्रग्स होती हैं इसको हम क्या करते हैं, ओरली यूज करते हैं। सही है, इसमें एग्जांपल आ जाती है कैप्टोप्रिल, एनारप्रिल, रेमप्रिल है। अब कैप्टोप्रिल जो होती है मोस्टली आपने देखा होगा कि इमरजेंसी में यूज हो रही होती है, 25 मिलीग्राम भी होती है और 50 मिलीग्राम। अब ये जो कैप्टोप्रिल है उसको आप ओरली भी यूज कर सकते हैं, सब लिंगुअली भी, सब लिंगुअली भी। अब सब लिंगुअल यूज करेंगे तो डायरेक्टली ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगी और जल्दी इफेक्ट देगी। अब ये फिर डिपेंड करता है, अगर 200 से ज़्यादा ब्लड प्रेशर है तो देन इसको हम यूज़ करते हैं सब लिंगुअली। अगर ब्लड प्रेशर जो है 150 तक है या 150 तक है तो फिर हम इसको क्या करेंगे, ओरली यूज़ कर देंगे या वाटर में डिजॉल्व करके यूज़ करेंगे। एडवर्स इफेक्ट की अगर हम बात करें, ड्राई कफ होगा, हाइपोकैलेमिया और हाइपोटेंशन होगी। अब ड्राई कफ किस वजह से होगी, अब सब इसमें क्या होता है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं कुछ ऐसे हमारे पास, ब्रैडिकाइनिन और सब्सटेंस पी। अब जो ब्रैडिकाइनिन है इसकी मेटाबॉलिज्म कौन करवा रहा होता है हमारे पास, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, वो क्या करता है, ब्रैडिकाइनिन की मेटाबॉलिज्म करवाता है। अब जब आप एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को ब्लॉक कर देंगे, ब्रैडिकाइनिन की मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, उसकी क्या हो जाएगी, एक्यूमुलेशन हो जाएगी, उसका लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा ब्रोंक्यूल्स में। तो जब ब्रोंक्यूल में इसका लेवल इंक्रीज होगा, वो एक्यूमुलेट होगा, तो ब्रोंक्यूल्स की क्या करेगा, कंस्ट्रिक्शन करेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारे पास ड्राई कफ होगी। तो नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट ड्रग देखेंगे, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। दिस इज ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।